तरुणा देवी सबको देखते हुए कहती हैं, शादी में जिसने हमला किया था वो वही लोग थे, लेकिन उनके मेन लीडर का अब तक पता नहीं चला। सभी लोग बस तरुणा देवी की हर बातों को गौर से सुने जा रहे थे। दिव्या के दर्दों को महसूस करने की कोशिश किए जा रहे थे। दर्द उनका भी कम नहीं था, लेकिन दिव्या ने तो अपने पूरे परिवार को खो दिया, जो किसी के लिए इतना आसान नहीं होता संभलना। सभी को दिव्या के लिए बहुत बुरा लगता है। वो सब उसके दर्द को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। वहीं आदित्य दिव्या को कमरे में लेकर आता है और उसे बेड पर लेटा देता है। उसे अच्छे से चादर से कवर कर लेता है और फिर उसके पास बैठकर उसे बहुत गौर से देखने लगता है। परिवार से दूर रहने का दर्द आदित्य काफ़ी अच्छे से जानता था। आखिर उसने भी तो परिवार के होते हुए भी परिवार के साथ नहीं जिया। हर वक्त अपने परिवार से दूर ही रहता आया था, लेकिन दिव्या का दर्द उसके दर्द से भी बढ़कर था। अपने परिवार को अपने सामने मरता हुआ देखना, इससे बड़ी और दर्द क्या हो सकता है। अब तक दिव्या के आंसू उसके गालों पर उसके दर्द का निशान बना चुकी हैं। ऐसे दिव्या के चेहरे पर दर्द के निशान देखकर आदित्य के दिल में बहुत दर्द होता है। वह उस निशान को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वह उठकर वॉशरूम की ओर चला जाता है और एक गीला कपड़ा लेकर आता है। कपड़ा लेकर आदित्य दिव्या के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और दिव्या के चेहरे को पोंछने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। वो अपने उन दीवारों को पार नहीं कर पा रहा था जो उसने खुद अपने और दिव्या के बीच बनाई थी। वह अपने दुल्हन साथी पत्नी को अपनाने की थोड़ी भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो अपने हाथों को हमेशा ही तरह दूर कर देता था और वहाँ से उठकर दिव्या से बहुत दूर जाने की तमन्ना लिए चला जाता है। दिव्या बस अपनी बेहोशी में पूरी तरह से खोई थी। आदित्य सीधे अपने स्टडी रूम में चला जाता है और सोफे पर बैठकर गहरी सोच में चला जाता है। हर तरफ बादलों से घिरा एक जगह जहां बादल पैर के नीचे, वहां एक बूढ़ी औरत, एक 40 साल की औरत और एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में सामने एक लड़की को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। वो औरत उस लड़की को प्यार से देखते हुए कहती है, दिव्या। दिव्या नाम सुनते ही वह लड़की, मतलब दिव्या, दौड़कर उसकी तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचती है, वैसे वह सबसे दूर हो जाते हैं। दिव्या अपने माँ पापा को सामने देखकर रोते हुए कहती है, आखिर क्यों आपने हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया। हमें भी अपने साथ लेकर चले जाते। आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी है हमने, जो आप हमें यूं अकेला छोड़कर चले गए। तभी दिव्या के पापा उसे समझाते हुए कहते हैं, बच्चा, अगर आप इस तरह दर्द में जीती रहीं तो हम मरने के बाद भी तड़पते रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसे तड़पें? दिव्या जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, कभी नहीं। मैं आपको छोटा सा दर्द भी नहीं दे सकती, तो मैं आपको तड़पाने की हिम्मत तो हरगिज़ नहीं करूँगी। दिव्या की माँ कहती है, दिव्या, आपको खुद के लिए नहीं सही, लेकिन हमारे लिए उन दर्दों को भूलना होगा जो बीत चुके हैं।
अब हम चाहते हैं कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हम आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। तभी दिव्या दर्द से भरी आवाज़ में बोली, कैसे माँ? कैसे हम यूं अकेले जीऊँगी? कैसे अपने दर्दों को संभालूंगी? दिव्या की दादी उसे दिव्या के रिश्ते को याद दिलाते हुए कहती है, दिव्या आप अकेली नहीं हैं। आपने आखिरी सांस लेते के समय जो आपका रिश्ता जोड़ा वो सभी आपके साथ हैं। आपको उन्हें ही अपना परिवार मानकर चलना होगा। अपने दर्दों को उनके ऊपर पड़ने मत देना। आखिर हम अपने संस्कारों पर इतना तो भरोसा कर सकते हैं ना कि आप उनको अपने प्यार से सुलझाएंगे। दिव्या भले ही आपका ये रिश्ता जैसे भी बना हो, लेकिन एक बार इसे अपनाने की आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रिश्ते यूं ही नहीं बनते, उन्हें ऊपर वाला खुद बनाकर भेजता है। दिव्या कुछ सोचते हुए कहती है, लेकिन वो इतना कहकर जैसे ही सामने देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। दिव्या दौड़कर अपने परिवार को आवाज़ देते हुए हर जगह देखती है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। दिव्या अपने बेहोशी से जगकर जोर से चिल्लाती है, माँ! उसके सामने बैठी विकासा जी जल्दी से दिव्या के पास बैठकर घबराते हुए कहती हैं, क्या हुआ दिव्या? किसी के छुअन से दिव्या सिर उठाकर देखती है तो वहाँ विकासा जी को देखकर दिव्या जल्दी से उनके गले लग जाती है और रोने लगती है। दिव्या को यूं रोता देखकर विकासा जी को कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वह दिव्या को हौसला देते हुए उसका सर सहलाने लगती हैं। कुछ देर बाद दिव्या शांत होती है और विकासा जी से अलग हो जाती है। विकासा जी दिव्या के गालों पर हाथ रखने वाली होती हैं कि वह एकदम हवा में ही रुक जाती हैं और अपने हाथों को पीछे कर लेती हैं। ये दिव्या देख लेती है। दिव्या कुछ पल हुई उनकी बदतमीजी याद आती है। वो अपने हाथ पकड़कर विकासा जी का हाथ पकड़कर अपने गालों पर रखते हुए और काफ़ी गिल्टी में बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। विकासा जी मुस्कुराते हुए कहने लगी, दिव्या आपको शर्मिंदगी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि आप किन दर्दों से गुजर रही हैं। दिव्या विकासा जी के आंखों में देखते हुए बोली, दर्द? दर्द से तो आप भी गुजर रही हैं ना, लेकिन आपने तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया। विकासा जी दिव्या को समझाते हुए, लेकिन आपके जैसा दर्द नहीं है। दिव्या उनके हाथों को पकड़कर कहती है, आपका दर्द मेरे दर्द से बढ़कर है। मेरे परिवार तो मुझे कब का छोड़कर चले गए, लेकिन आपका बेटा तो जी तो रहा है, लेकिन एक लाश की तरह। इससे बड़ा दर्द और क्या ही हो सकता है। दिव्या की बात सुनकर विकासा जी अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते हुए वहाँ से उठ जाती हैं और फिर दिव्या को पीट करके खड़ी हो जाती हैं और फिर कहती हैं, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वह कमरे से निकल जाती हैं। इस वक्त विकासा जी की आंखें नम थीं। वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए बाहर की ओर चली जाती हैं। तभी आदित्य उनके सामने आ जाता है। आदित्य अपनी माँ की आंखों में आंसू देख लेता है। उसके दिल में भी दर्द सा उठता है।
माँ बेटे की नज़रें एक दूसरे से टकराई हुई थीं। कुछ देर देखते रहने के बाद बिकाशा जी वहाँ से चली जाती हैं। आदित्य भी अपने कदम कमरे की ओर बढ़ा लेता है। आदित्य अपने कमरे में जाकर हर तरफ अपनी नज़रें डालता है और फिर कबर्ड से कुछ फाइल निकालने लगता है कि तभी उसे वॉशरूम से दिव्या की दर्द भरी आवाज़ें सुनाई देती हैं। आदित्य अपने हाथ में लिए फाइल को रख देता है और तेज कदमों से वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था, इसलिए वह खटखटाने लगता है। उसे दिव्या की दर्द भरी आवाज़ फिर से सुनाई देती है। वह साइड टेबल से ड्रॉर से चाबी निकालता है और वॉशरूम को खोलता है। वॉशरूम के अंदर वह जैसे ही जाता है, सामने देखकर हैरान रह जाता है। दिव्या फर्श पर बैठकर अपने पैरों को सहला रही थी। आदित्य जल्दी से उसके पास जाता है और उसके पैर को पकड़ने की कोशिश करने लगता है कि दिव्या जल्दी से अपना पैर थोड़ा दूर करते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप मेरे पैर मत छूइए। आदित्य दिव्या को अजीब नज़रों से घूरता है और उसका पैर पकड़ लेता है। उसके पैर पकड़ते ही दिव्या के मुंह से आह निकल जाती है, जिससे आदित्य की नज़रें दिव्या के चेहरे पर चली जाती हैं, जो अपने दर्द को संभाल रही थी। आदित्य के देखने पर दिव्या भी उसे देखने लगती है। दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी सी छा जाती है। फिर से एक बार दिव्या की नज़र आदित्य की नज़रों में ठहर जाती है। उन नज़रों में खोकर दिव्या अपने मोच के दर्द को बिल्कुल भी भूल जाती है। आदित्य भी दिव्या को अपने नज़रों से दिव्या के दर्द से ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। उसकी यह कोशिश रंग लाती है। दिव्या अपने दर्द को पूरी तरह से भूल जाती है और फिर इसी का फायदा उठाकर आदित्य दिव्या के पैरों को पकड़कर मोड़ देता है, जिससे दिव्या का ध्यान आदित्य के नज़रों से हटकर अपने पैर पर पड़ती है और उसकी दर्द भरी आह निकल जाती है। आदित्य के ऐसे करने से दिव्या को दर्द से काफ़ी राहत मिलती है। अब आदित्य खड़ा होकर दिव्या को उठाने की कोशिश करता है कि दिव्या मना करते हुए कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। इतना बोलकर वो उठने की कोशिश करने लगी। वो उठ तो गई, लेकिन फिर से पैर पर दर्द होने लगा। वह गिरने ही वाली होती है कि तभी उससे पहले आदित्य उसे कमर से खींचते हुए पकड़ लिया। दिव्या तो बस आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य दिव्या को अपनी गोद में उठाया और बाहर की ओर निकल गया। बाहर जाकर वो दिव्या को बेड पर बैठाया और रूम में रखा फ्रिज से आइस पैक लाकर दिव्या के सामने बैठ गया और दिव्या के पैरों को बेड पर रखकर उसके पैरों पर आइस पैक लगाने लगा। दिव्या तो आदित्य का ये क्यूट गेस्चर्स देखकर उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगी। काफ़ी देर तक आइस पैक लगाने के बाद आदित्य स्प्रे दिव्या के पैरों पर लगा दिया। आइस पैक और दवाई की बॉक्स को टेबल पर रख दिया। तभी बिकाशा जी भी कमरे में खाना लेकर आती हैं। उनको देखते ही आदित्य कबर्ड से फाइल निकालकर कमरे से बाहर चला गया। दिव्या आदित्य के हर एक हरकत को नोटिस किए जा रही थी। आखिर में जब आदित्य कमरे से बाहर चला गया तो वो मायूस सी हो गई। बिकाशा जी दिव्या के पास बैठकर उसे खाना खिलाने लगी।
दिव्या को किसी सोच में खोया हुआ देखकर विकासा जी पूछती हैं, दिव्या आप क्या सोच रही हैं? दिव्या ने थोड़ा सोचकर हिचकिचाते हुए कहा, वो मेरे नहीं नहीं आपके बेटे। दिव्या के ऐसे कहने का मतलब विकासा जी समझ जाती हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली, आदि। दिव्या विकासा जी को देखकर कहती है, हाँ क्या वो आपके अपने बेटे, मेरा मतलब आपके सगे बेटे हैं? विकासा जी कुछ बोल पाती उससे पहले अनुज दिव्या के साथ बेड पर बैठकर कहा, नहीं आपको लगता है आदि भाई इस परिवार का हिस्सा है? फिर वह कुछ सोचते हुए, मुझे तो लगता है ये इस दुनिया के है ही नहीं, दूसरे प्लेनेट से आए हुए हैं, कोई जीव हैं जो हमारे साथ रह रहे हैं। अनुज के ऐसे बोलने से दिव्या की नज़र एक पल के लिए अनुज की बातों की तरफ ठहर सी जाती है। विकासा जी वहाँ से उठकर चली जाती हैं। वह दिव्या को आदित्य के दर्दों को बिल्कुल नहीं बताना चाहती थी। जो दर्द आदित्य ने सहा है उससे दिव्या को रूबरू नहीं कराना चाहती थी, इसलिए जवाब देने से अच्छा उन्हें वहाँ से जाना सबसे अच्छा तरीका सूझा। दिव्या की नज़रें बाहर जाती विकासा की तरफ चली जाती हैं। कुछ पल में अनुज ने फिर से कहा, भाभी अभी आपकी तबीयत कैसी है? दिव्या बस हाँ में सर हिला देती है और अपने उन सवालों के बारे में सोचने लगी जो आदित्य से जुड़ा हुआ था। दिव्या को देखकर अनुज समझ गया कि दिव्या अब ही आदित्य के ही बारे में सोच रही है। अनुज काफ़ी नरमी से बोला, माँ ने भी हमें कभी नहीं बताया कि आदि भाई ऐसे क्यों हैं? अनुज की बातों को सुनकर दिव्या उसे देखने लगी तो आगे अनुज ने कहा, आपको पता है भाभी, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने आज तक आदि भाई को दादी के सिवा किसी से बात करते हुए नहीं देखा। आदि भाई बचपन से जब हम खेला करते थे तो दादी माँ पापा हम सभी को आदि भाई से हमेशा दूर रहने के लिए कहती थी। ऐसे अजीब सी बातें सुनकर दिव्या को तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई। आखिर कोई भी अपना किसी अपने से दूर रहने के लिए कैसे कह सकता है? अब तो दिव्या को लगने लगता है कि जरूर ही आदित्य इस घर का बेटा ना हो, लेकिन घर पर तो सभी लोगों के आंखों में आदित्य के लिए प्यार साफ दिखता था। तो आखिर कौन सी ऐसी वजह होगी जो एक माँ को अपने बेटे से दूर कर दिया? वहीं अनुज अपने बचपन को ताज़ा करने की कोशिश करते हुए उन दिनों में खो गया जब सब छोटे थे। घर के हॉल में करीब 6 साल का बच्चा अर्जुन और 3 साल का बच्चा अनुज आपस में बड़े ही ध्यान से कुछ खेल खेल रहे थे। वहीं करीब 4.5 साल का बच्चा आदित्य सोफे पर बैठा क्यूब को अपने ही धुन में बनाए ही जा रहा था। तभी एक 4 साल की बच्ची रूही हॉल पर उन दोनों के साथ बैठ गई। फिर 3 साल का बच्चा रूहान भी उन तीनों के साथ बैठ जाता है। चारों एक साथ खेल ही रहे थे कि तभी अचानक अनुज की नज़रें आदित्य पर चली गईं। वह अपनी जगह से उठकर आदित्य की तरफ बढ़ने लगा। वहीं आदित्य के फेस पर सीरियसनेस से भरा हुआ था। अनुज बढ़ते बढ़ते आदित्य के बिल्कुल करीब पहुंच गया और जैसे ही अनुज आदित्य से बात करने के लिए अपना हाथ से उसे छूने ही वाला था,
कि तभी उसकी दादी की तेज आवाज़ उसे सुनाई दी। अनुज! इतनी जोर से बुलाने पर अनुज ने डर से अपने हाथ पीछे कर लिए। वहीं आदित्य जैसे ही अनुज को अपने इतने पास देखता है, सोफे से उठकर बहुत ही दूर जाकर खड़ा हो गया। वहीं अर्जुन, रूही और रूहान भी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। दादी आकर अनुज के कान पकड़कर डांटते हुए कहती हैं, आपको हमने कितनी बार मना किया ना कि आदि से दूर रहिए, आपको एक बात समझ नहीं आती। दादी ने अनुज के कान इतने जोर से पकड़े हुए थे कि अनुज से दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वह रोने लगता है। तभी विकासा जी भी बाहर आईं। तरुणा देवी को अनुज के कान को पकड़ते हुए देखकर उन्होंने उनसे पूछा, क्या हुआ माँ? तरुणा देवी अनुज का कान छोड़कर गुस्से में बोली, आप इसे अच्छे से समझा दीजिए, आदि से दूर रहे। वहीं अनुज को तरुणा देवी जैसे ही छोड़ा, वो भागकर विकासा जी के पास जाकर लिपटकर रोने लगा। विकासा जी अनुज को गोद में उठाकर चुप कराते हुए तरुणा देवी जी से बोली, लेकिन किया क्या है अनुज ने? तरुणा देवी काफ़ी गुस्से में थी। वो अनुज को देखते हुए बोली, अभी वो आदि को छूने वाले थे। विकासा जी हैरानी से, क्या? फिर अनुज को देखते हुए पूछा, आपने आदि को छूने की कोशिश की? अनुज रोते हुए बताने लगा, माँ, मैं तो बस उनसे बात करना चाहता था। विकासा जी अनुज के आंसू पोंछते हुए उसे बोली, लेकिन बच्चा, हमने तो आपको मना किया था ना कि आप आदि से दूर रहेंगे। अनुज बस हाँ में सर हिला देता है। तरुणा देवी सभी को देखकर बोली, सब अपना कान खोल कर सुन लो। आइंदा अगर किसी ने आदि के पास जाने या फिर उसे छूने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर वह वहाँ हॉल से बाहर चली गई। आदित्य सबको एक नज़र देखकर अपने कमरे में चला गया। जैसे ही अनुज को उन दिनों की याद आई तो उसके चेहरे पर अजीब तरह के भाव दिखने लगे। अनुज को आज भी ये सवाल सताया करता है कि आखिर उसके परिवार के लोग आदित्य से दूर रहने के लिए क्यों कहते। फिर अनुज दिव्या के सवालों को याद करते हुए दिव्या को देखकर बोला, भाभी, आपके मन में सवाल है, वो बहुत समय पहले मेरे मन में भी हुआ करता है। दिव्या ने याद करते हुए पूछा, कौन से सवाल? अनुज झट से बोला, यही कि आदि भाई सिंघानिया परिवार के वारिस हैं या नहीं। अनुज के ऐसे बोलने से दिव्या अनुज के आगे की बात को सुनने के लिए उसे देखने लगी, लेकिन अनुज कुछ बोल पाता उससे पहले रूही और रूहानी वहाँ पर आ गए और अनुज को अपने साथ जाने के लिए कहने लगे। बहुत रात होने की वजह से अनुज दिव्या को सोने का बोलकर वहाँ से चला गया। उन सबको जाता हुआ देखकर दिव्या को कुछ याद आया और वो रूहानी को बुलाने लगी। रूहानी अपना नाम सुनकर पीछे मुड़कर दिव्या को देखा। अनुज और रूही भी रुक गए। दिव्या धीरे से बेड से उठ गई और रूहानी की तरफ बढ़ने लगी। मोच की वजह से दिव्या ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। यह देखकर रूहानी दिव्या के पास चली गई। दिव्या अनुज और रूही को जाने के लिए कहा और रूहानी को देखकर अपने कान पकड़ लिए और काफ़ी कोमलता से बोला, आई एम सॉरी। रूहानी जल्दी से दिव्या का हाथ कान से छुड़ाकर
उससे पूछने लगी, ये आप क्या कर रही हैं भाभी? दिव्या शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगी। आपको मेरी वजह से डांट पड़ी ना, मुझे माफ़ कर दीजिए। रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं है भाभी। एक कमरे में एक आदमी सामने वाले को बैठा हुआ देखकर बोला, क्या हुआ कालू, बोलो कौन है वो? कालू ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, सर वो आदित्य सिंघानिया। वो बैठा हुआ शख्स चौंकते हुए बोला, आदित्य सिंघानिया? कालू ने सर झुकाते हुए कहा, जी सर। वो आदमी फिर कुछ सोचते हुए कहने लगा, वो आदित्य सिंघानिया हैं तो मैं भी ध्रुव सूर्यवंशी हूँ। फिर थोड़ा रुककर मुझे आदित्य सिंघानिया की सारी डिटेल चाहिए। कालू ने उसे घबराते हुए बताया, सर ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसकी बातों को सुनकर ध्रुव से घूरने लगता है। कालू अपने पसीने पोंछते हुए, सर मैं कोशिश करूँगा। ध्रुव उसकी बात को नकारते हुए कहता है, नो नो डोंट ट्राई, आई जस्ट वांट रिजल्ट। कालू कुछ बोलने वाला होता है कि ध्रुव ने उसे नाव ली। कालू परेशानी से बाहर निकल जाता है। कालू अच्छी तरह से जानता था कि आदित्य की डिटेल निकलवाना आटे से नमक ढूंढने के समान है, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। वहीं आदित्य सोफे पर सोया ही था कि उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने अपनी आँखों को झट से खोला और अपने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाने लगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कमरा बिल्कुल अंधेरा था। आदित्य अपनी फ़ोन की फ्लैश ऑन करके स्विच बोर्ड की तरफ जाकर स्विच को ऑन करता है। उसने जैसे ही बेड की देखा तो एकदम हैरान रह गया। दिव्या नींद में काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और वह रो भी रही थी। आदित्य उसके पास जाकर उसको बड़े गौर से देखने लगा। दिव्या पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। आदित्य अब सोच में पड़ जाता है कि वह क्या करे। तभी वह उसके पास बैठकर दिव्या के सर को सहलाने लगता है कि दिव्या अपनी आंखें झट से खोलती है और फिर अचानक आदित्य के गले लगकर रोने लगी। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। आदित्य तो दिव्या की हरकत देखकर बिल्कुल सुन्न सा पड़ गया। वो जैसा बैठा था वैसा का वैसा ही रह गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। दिव्या की पकड़ आदित्य पर कसती ही जा रही थी, जिससे आदित्य के शरीर में हलचल सी शुरू होने लगी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन दिव्या ये सब अब भी नींद में ही बोल रही थी। वहीं आदित्य की तो हालत ही खराब होने लगी थी। कुछ देर तक रोने के बाद दिव्या बिल्कुल एकदम चुप हो गई। आदित्य ने उसे थोड़ा अलग करके देखा तो दिव्या गहरी नींद में सो चुकी थी। आदित्य गहरी सांस लेकर दिव्या को वापस से बेड पर सुलाकर जैसे ही उठने ही वाला था कि तभी फिर से दिव्या के चेहरे पर झुक गया और उसके होंठ दिव्या के गाल पर टच कर गए। दिव्या ने पीठ पर बहुत कसकर आदित्य के शर्ट को मुट्ठियों में पकड़ा था, जिससे आदित्य उठ भी नहीं पा रहा था। आदित्य के लिए अब यह बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला था। आदित्य अब पीछे से उसकी मुट्ठी भी नहीं खोल पा रहा था। दिव्या को इतने करीब देखकर आदित्य को बेचैनी होने लगी। वो बस किसी भी तरह से खुद को छुड़ाना चाहता था।
बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी आदित्य रुक गया और दिव्या के चेहरे की ओर वह देखने लगा। दिव्या उससे बेखबर गहरी नींद में सो रही थी। दिव्या को देखते देखते आदित्य की भी आंख लग गई और वो उसी तरह दिव्या के ऊपर गले लगे हुए ही सो गया, लेकिन अपना पूरा भार उस पर पड़ने नहीं दिया। आखिर क्यों बचपन में अनुज को दी गई आदित्य से दूर रहने की नसीहत? क्यों वो आदमी जानना चाहता है आदित्य के बारे में क्या था दिव्या का नाइटमेयर? यह जानने के लिए मेरी कहानी अनचाही शादी पर यूं ही बने रहें और प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना